बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के 4th लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस कर रहे थे। कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं और जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं आज हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस इज 1.0। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस, यानी जब हम वाटर का टेम्परेचर 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाएंगे तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा? 1 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर का टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस है और जब हम इसे 16 डिग्री तक लेकर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब डेफिनेशन पे आए, हमारे पास 1 ग्राम वाटर है। इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस यानी 15 टू 16 डिग्री तक बढ़ाने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं और वो है 1.0। जैसे आपके सामने डायग्राम आ गई है, इसको देखें। सपोज इस बीकर में हमारे पास 1 ग्राम वाटर है और इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने इसका टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, यानी 1 डिग्री इंक्रीज करना है। अब हम इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1.0 कैलोरी और 1.0 कैलोरी इक्वल होती है 4.18 जाउल के। और इसके बाद अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, ग्रेटर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट विद मिनिमम चेंज ऑफ टेम्परेचर। इस चीज़ को हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एक फोम का टुकड़ा लें और बिल्कुल इसके साथ एक कॉटन का टुकड़ा ले लें और दोनों के ऊपर पानी डालना शुरू करें और पानी जब इनमें से गुजरेगा तो नीचे कलेक्ट होगा। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करें तो एक बात हमारे सामने आती है कि कॉटन के कपड़े से पानी जल्दी निकलना शुरू हो जाएगा और फोम के टुकड़े से पानी कुछ देर बाद निकलना शुरू होगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है, क्योंकि फोम की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है इस वजह से नीचे पानी की चेंज कम आती है। कपड़े की चूँकि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है इसलिए पानी की जो नीचे चेंज आती है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो सिस्टम में चेंज कम आएगा और अगर एब्जॉर्प्शन कम होगी तो सिस्टम में चेंज ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोम है इसकी पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, इस वजह से पानी नीचे कम आता है। कपड़े की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम है इसलिए पानी नीचे ज़्यादा आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करें, एक पानी है और एक आप कह सकते हैं लोहे का टुकड़ा है, दोनों को गर्म करें, दोनों को सिर्फ 1 मिनट के लिए गर्म करें। जिसके अंदर चेंज कम आएगी तो समझो इसके अंदर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और जिसके अंदर चेंज ज़्यादा आएगी इसके अंदर हीट कैपेसिटी कम है। जैसे यहाँ पर जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है और उसके अंदर चेंज कम आई थी और जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है इसके अंदर चेंज ज़्यादा आई थी। बिल्कुल इसी तरह जब हम पानी को भी हीट करते हैं, लोहे को भी हीट करते हैं तो लोहा जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी लोहे में चेंज ज़्यादा आई है। और पानी कम गर्म होता है यानी पानी में जो चेंज है वो कम आती है। तो इसका मतलब ये है कि लोहे की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है और पानी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है। तो यही बात लिखी हुई है, ग्रेटर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट विद मिनिमम चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी पानी की एबिलिटी ज़्यादा है हीट को एब्जॉर्ब करने की। जैसे यहाँ पर हमने लोहे और पानी को इक्वल गर्म किया, लेकिन लोहा ज़्यादा गर्म हुआ यानी उसमें टेम्परेचर ज़्यादा चेंज हुआ और पानी कम गर्म हुआ यानी कि पानी में टेम्परेचर कम चेंज हुआ। तो यही बात लिखी है कि वाटर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है लेकिन अपने अंदर टेम्परेचर को कम चेंज करता है। अब इसकी रीज़न क्या है? पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपस में
बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? टेम्परेचर कम है। जब हम इसको हीट देते हैं, जब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती सिस्टम की, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जिस वक्त हम इसको हीट करते हैं, पहले वो हीट हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन आप देखें अभी मूवमेंट नहीं बढ़ी। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, फिर फर्दर एनर्जी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। यानी आप कह सकते हैं जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने से पहले क्या होगा? पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन अभी मूवमेंट नहीं बढ़ी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फिर जब फर्दर हीट एनर्जी पानी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी, तो टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं शुरू में पानी ने हीट जज़ब की, मूवमेंट नहीं बढ़ी, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। इसके बाद जो फर्दर हीट एब्जॉर्ब की, वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है, टेम्परेचर कम बढ़ा है। इसकी रीज़न यही है, मच ऑफ द एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। ज़्यादातर एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई है। इसलिए पानी का जो टेम्परेचर है हीट देने से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, लोहे और पानी का, तो पानी को जब गर्म किया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है एज कम्पेयर टू लोहा। और जब दोनों चीज़ों को ठंड में रखते हैं तो आप कह सकते हैं पानी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है एज कम्पेयर टू लोहा। तो जो चीज़ इन्वायरमेंटल चेंज को आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्ड करे, हम कह सकते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो आप देखेंगे बाज़ दफ़ा कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बाहर का टेम्परेचर कम होता है। जब हम बाहर जाएं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ़ौरन चेंज नहीं होता, फ़ौरन नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो वाटर जो है आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है और आहिस्ता आहिस्ता ही ठंडा होता है। इम्पोर्टेंस, तो इसी वजह से हम कहते हैं वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र। यानी वाटर हमारी बॉडी में बहुत जल्दी टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देता। प्रोटेक्ट देम सडन थर्मल चेंज, जो अचानक इन्वायरमेंट में थर्मल चेंज आता है, यानी गर्मी से सर्दी की तरफ, जैसे कमरे में एसी चल रहा हो, अंदर ठंड होगी और बाहर धूप होगी, या बाहर सर्दी ज़्यादा हो और कमरे में हीटर चल रहा हो, तो अचानक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का बदल रहा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतनी जल्दी नहीं बदलता, क्योंकि जो वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है और आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है। और क्यों आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है, इसकी रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपोराइज्ड। यानी 1 ग्राम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कैलोरीज चाहिए, वो इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन है। अब हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। यानी पानी को वेपर्स या गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कहलाएगी। डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू चेंज द वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। यानी वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए, वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कहलाती हैं। इट्स वैल्यू इज 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम अगर वाटर है तो इसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए 574 किलो कैलोरीज चाहिए। अगर आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो के से कट जाएगा। यानी अब 1 ग्राम वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 574 ग्राम कैलोरीज चाहिए। यानी आप देखें सिर्फ 1 ग्राम वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, 574 ग्राम कैलोरीज। और आपको पता है जब भी इवेपोरेशन होती है तो इससे कूलिंग इफेक्ट कोज होता है। अब कूलिंग इफेक्ट कैसे कोज होता है इसको भी हम ज़रा समझ लेते हैं। ये एक कंटेनर है, इसमें वाटर है। अब ये जो ऊपर वाली पानी की लेयर है, ये नीचे वाली पानी की लेयर से जुड़ी हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से। अब जब ये ऊपर वाली पानी की लेयर वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो ये नीचे वाले मॉलिक्यूल से बॉन्ड
तोड़कर इवेपोरेट हो जाएंगे, यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब भी ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स, ये ऊपर वाले जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल से अपना बॉन्ड तोड़ते हैं, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एनर्जी लो हो जाती है। इम्पोर्टेंस: वाटर प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी हीट प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यही लिखा है, जब भी ऑक्सीडेशन होती है हीट प्रोड्यूस होती है, और इस हीट को पानी रेगुलेट करता है। कैसे? पानी इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है। तो जब रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी तो इससे कूलिंग इफेक्ट कोज होगा। वाटर प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स व्हेन वाटर इज ट्रांसपायर्ड एंड टू एनिमल्स व्हेन वाटर इज परस्पायर्ड। जब प्लांट से वाटर इवेपोरेट होगा तो इसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं, और जब एनिमल से वाटर इवेपोरेट होता है तो उसे परस्पायरेशन कहते हैं। परस्पायरेशन का मतलब होता है पसीना आना। आपको पता है, जब पसीना आता है तो कूलिंग इफेक्ट कोज होता है। और जब गर्मियों में प्लांट्स के पत्तों से पानी निकलता है तो प्लांट गर्मी में ठंडक महसूस करता है, इसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल रूल लिखा हुआ है, इवेपोरेशन ऑफ 2 ml फ्रॉम 1000 ml ऑफ वाटर लोअर द टेम्परेचर ऑफ 998 ml बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर हमारे पास 1000 ml वाटर है, यानी 1 लीटर वाटर है, तो इसमें से अगर 2 ml वाटर की इवेपोरेशन होती है तो बाकी जो 998 ml वाटर बचता है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। पानी खुद ब खुद आयोनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयंस में और हाइड्रोक्सिल आयंस। इस प्रोसेस को हम सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन भी कहते हैं, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जिस तरह पानी स्प्लिट होकर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है, इसी तरह हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन होकर वाटर बना देते हैं। यानी ऐसा रिएक्शन जो दोनों साइड्स से प्रोसीड हो रहा हो उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हों और प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट बना रहे हों, तो उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है एक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर ये एक्विलिब्रियम पर होते हैं। अब एक्विलिब्रियम से क्या मुराद है? अगर 10 वाटर के मॉलिक्यूल टूटकर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस बना रहे हैं तो इतने ही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस आपस में मिलकर दोबारा 10 हाइड्रोजन आयंस बना रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्विलिब्रियम मेंटेन है। और एक पॉइंट आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना है, अगर हमारे पास रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस हो और वाटर हमारे पास प्योर हो, और प्योर वाटर का अगर हम 1 लीटर लें तो इस 1 लीटर वाटर में हाइड्रोजन आयंस की जो अमाउंट होगी वो 10⁻⁻7 मोल होगी। और इसी तरह जो हाइड्रोक्सिल आयन है, इनकी भी 1 लीटर वाटर में जो अमाउंट है वो 10⁻⁻7 मोल होगी। तो पानी के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में डिसोसिएट होता है। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, ये काफ़ी सारे रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सेल के अंदर हर चीज़ की पीएच का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, और बाज़ दफ़ा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस सेल के अंदर पीएच को मेंटेन करने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यानी सेल के अंदर काफ़ी सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन भी इस्तेमाल हो रहा होता है और हाइड्रोक्सिल आयन भी इस्तेमाल हो रहा है। और अगर पानी के अंदर आयनाइजेशन की ये एबिलिटी ना होती तो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस ना बनते, और हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस का जो इस्तेमाल है वो सारे का सारा रुक जाता। तो यही लिखा है, इफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मैनी केमिकल रिएक्शंस इन सेल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोटेक्शन। वाटर एक्ट एज लुब्रिकेंट।
अब ये लुब्रिकेशन क्या होता है, लुब्रिकेंट क्या होता है, कोई भी ऐसी दो रफ सरफेस जो बिल्कुल भी स्मूथ ना हो, जब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, जैसे हमारे दोनों हाथ ये रफ हैं, जब ये एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे तो ये आपको इससे फ्रिक्शन महसूस होगी। अगर ये हाथ की दोनों सरफेस 1-1.5 घंटे तक मूव करती रहें, यानी अगर आप दोनों हाथों को 1-1.5 घंटे तक रब करते रहें तो क्या होगा, तो हमारी जो सरफेस है ये डैमेज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दरमियान में अगर मैं तेल लगा दूं या कोई और लुब्रिकेंट लगा दूं तो हो सकता है मैं 2 से 3 घंटे भी अपनी हाथों को रब करती रहूं, तब भी जो है मेरे हाथों की जो सरफेस है वो डैमेज ना हो। तो यही लिखा है वाटर एक्ट एज लुब्रिकेंट, किस मकसद के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे हमारी आई बॉल है, इसके ऊपर आई लिड है जिसे हम आई कवर भी कहते हैं। ये जो आई लिड है ये हमारी आंख को रगड़ लगा सकती है अगर आंख के ऊपर हल्की सी पानी की लेयर ना होती, जिसको आप टीयर्स कहते हैं। यानी हमारी आंख के ऊपर ये जो पानी है, जो टीयर है, इससे रगड़ कम हो जाती है। टीयर्स प्रोटेक्ट रबिंग ऑफ आईलिड, ये पानी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन हैं इनके दरमियान भी पानी मौजूद होता है, इनके इर्द गिर्द भी पानी मौजूद होता है। जैसे हमारी बोन्स हैं, इनके दरमियान भी फ्लूइड मौजूद होता है जो इससे रगड़ से बचाता है। इसी तरह आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है दिल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इस पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड की लेयर होती है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये हमारे हार्ट को डैमेज होने से, किसी भी ट्रॉमा से बचाता है। और इसी तरह आपको पता है स्कल में होता है ब्रेन। स्कल और ब्रेन के दरमियान 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम मेनिंजीज कहते हैं। इन मेनिंजीज में फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन को किसी भी ट्रॉमा से, किसी भी जो है डैमेज से बचाता है। और जब हमारे ऑर्गन्स या टिश्यू को कोई धचका लगता है, इस ट्रॉमा को, इस धचके को पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे ऑर्गन को डैमेज होने से बचा लेता है। तो यही लिखा है वाटर फॉर्म फ्लूइड कुशन अराउंड ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम ट्रॉमा, यानी वाटर फ्लूइड बनाता है डिफरेंट ऑर्गन्स के गिर्द, और ये जो फ्लूइड है ये एज अ कुशन काम करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को ट्रॉमा से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।